Students, welcome back to another video session of crash course series for physics for all those students those who are targeting this 2020 examinations whose date has been announced to be conducted in the month of जुलाई। तो जुलाई में आप जो जेईई मेन के लिए या मान के चलिए नीट के लिए आप जब भी एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, हम लोग उसी सीरीज़ में उसी टारगेट को देखते हुए हर एक टॉपिक से कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपके लिए लगातार 1 by 1 चैप्टर्स वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है सेंटर ऑफ मास पे। लास्ट वीडियो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पे किया था, आज हम लोग सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम से हम लोग आज प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप देख रहे हैं आपका बहुत ही फेवरेट यूट्यूब चैनल IIT जोन ट्यूटोरियल। आप जानते हैं इस चैनल पे हम लोग ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपना नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल, क्योंकि आप जब तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे तभी जाकर आप तय कर सकते हैं या आप सोच सकते हैं कि येस यू आर अ वेरी राइट कैंडिडेट फॉर गेटिंग सेलेक्टेड फॉर दिस ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन ऑफ जेईई मेन और नीट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज एक बहुत कॉमन क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, जो आप में से सभी कोई प्रैक्टिस किया होगा या एटलीस्ट क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं देखा होगा कोई भी बुक में, ठीक है। ये एक सर्कुलर डिस्क है, एक सर्कुलर डिस्क है, इट इज़ ऑफ रेडियस r, ठीक है। इसका यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब हम लोग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं तो इसका मतलब हम लोग ये कहते हैं कि मास पर यूनिट डायमेंशन, मास पर यूनिट डायमेंशन, ठीक है ना, डायमेंशन इज कांस्टेंट। तो ये एक सर्कुलर डिस्क है ना, ये एक सर्कुलर डिस्क है, यानी कि इसका मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, दैट इज अगर उसको सिग्मा ले तो वो कांस्टेंट है, यानी कि उसको लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। तो हर एक यूनिट सरफेस एरिया में, यूनिट एरिया में जो अवेलेबल मास है वो है सिग्मा, जिसको लिख रहे हैं m बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें से अगर मैं एक सर्कुलर पोर्शन निकाल दूं, मान लीजिए ये अगर r रेडियस का है और इसमें से मैं एक r/2 रेडियस का, है ना, r/2 रेडियस का पोर्शन काटूं कॉन्सेंट्रिक, तो हमारा रिमेनिंग सेक्शन क्या रहेगा, ये शेडेड पोर्शन। मैं जो सर्कुलर सेक्शन को काट के बाहर निकालने का बात कर रहा हूं वो गिवन सर्कुलर डिस्क के साथ कॉन्सेंट्रिक है, उसी प्लेन पे, उसी कॉमन सेंटर के साथ, सिर्फ रेडियस चेंज हो गया। इससे क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं कहूं सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो आंसर आप सभी जानते हो कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन एट सेंटर ओनली, ठीक है, एट सेंटर ओनली। दैट मीन्स पूरा डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास लोकेशन है, शेडेड रीजन का भी सेंटर ऑफ मास लोकेशन वही है। अगर मैं कॉन्सेंट्रिक सेक्शन, ठीक है, चाहे मैं वो r/2 रेडियस का लूं या r/3, r/4, है ना, 2r/3, कोई भी सर्कुलर सेक्शन अगर मैं काट के अलग कर लूं, प्रोवाइडेड इट इज कॉन्सेंट्रिक विद द गिवन सर्कुलर डिस्क, देन फॉर द रिमेनिंग सेक्शन सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। कारण वो जो भी सेक्शन होगा, जो देखिए क्या है कि अगर मैं पूरा डिस्क का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इवन जो डिस्क पोर्शन या सर्कुलर पोर्शन काट के अलग करने का बात कर रहा हूँ उसका भी खुद का सेंटर कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब रिमेनिंग पोर्शन का भी सेंटर ऑफ मास वही हो जाएगा। तो जब भी एक सर्कुलर डिस्क में से अ पार्ट ऑफ द सर्कल विल बी डिडक्टेड, विल बी कट ऑफ फ्रॉम द गिवन सर्कल, प्रोवाइडेड वो कॉन्सेंट्रिक सेक्शन हो, तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए इसी में अगर मैं डिस्कस करता हूँ नाउ फ्रॉम दिस सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, अगर हम लोग एक
छोटा सा सर्कल ऐसे है ना, एक सर्कुलर सेक्शन ऐसे काट के अलग कर लेते हैं ताकि इसका रेडियस अब r/2 है। सो नाउ दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन। तो अब डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग होगा, अब डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास का शिफ्टिंग होगा। मान लीजिए O है पूरा सर्कुलर पोर्शन का सेंटर एंड O1 है सेंटर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन डिस्क। ये बड़ा वाला सर्कुलर डिस्क से इतना पोर्शन को मैं काट के अलग कर लिया। तो अब सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि मैं अगर XCM से बात करूं, प्रोवाइडेड मैं इस तरह ज्योमेट्री मान लूं, ये x एक्सिस है ना, ये y एक्सिस, तो जो ओरिजिनल यानी कि इनिशियल फुल सर्कल था, फुल डिस्क था, उसका भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास था, और जितना पोर्शन मैंने काट के अलग कर लिया उसका भी सेंटर ऑफ मास O1, यानी O और O1 x एक्सिस में है। सो रिमेनिंग पोर्शन का भी सेंटर ऑफ मास का XCM ही होगा। ठीक है, तो इसका मैं कर सकता हूं टोटल मास इनटू उसका x पोजीशन, टोटल इस रिमेनिंग पोर्शन का मान लीजिए XCM लिखूंगा, तो कैपिटल M इनटू XCM ऑफ होल, ऐसे वो कैसे लिखे, मान लीजिए उसको डायरेक्ट ऐसे ही वैल्यू वाइज ही डायरेक्ट चलते हैं ना। तो पूरा डिस्क का जो है सेंटर ऑफ मास इसी पोर्शन पे होगा और इसी पॉइंट पे मैंने ओरिजिन लिया है ना, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0। तो टोटल मास इनटू इट्स ओन सेंटर ऑफ मास पोजीशन x माइनस, चूंकि मैं पूरा मास से एक पार्ट काट के अलग कर लिया हूं, तो ये शेडेड, ये जो रिमूव्ड पार्ट है, ये पार्ट का मास मैंने m' ले लिया। तो m' इनटू इसका खुद का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ से r/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई m माइनस m'। तो हम लोग रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, पूरा डिस्क का सेंटर ऑफ मास माइनस जितना पोर्शन का मैंने काट के अलग कर लिया, मास इनटू उसका XCM डिवाइडेड बाई टोटल मास माइनस द मास ऑफ दिस पोर्शन दैट हैज बीन रिमूव्ड। अब सवाल है कि m' का वैल्यू क्या होगा, तो m' को मैं ऐसे निकाल सकता हूं, सिंस m' विल हैव द सेम मास पर यूनिट एरिया, यानी कि m/πr² दैट इनटू सरफेस एरिया ऑफ दिस, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, पाई इनटू r/2 होल स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया ये है m/πr² दैट इनटू सरफेस एरिया ऑफ द होल दैट इज मेड ऑन द सरफेस ऑफ द गिवन डिस्क। तो उसका खुद का रेडियस r/2 है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, पाई इंटू r/2 होल स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा m/4। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है m' दैट इज 1/4 ऑफ द टोटल मास। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं दिस इज माइनस m/4 इंटू r/2 डिवाइडेड बाई m माइनस m/4, क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट का कैलकुलेशन तो 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ देखो, ये हो गया हमारा माइनस mr/8 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा 3m/4। तो इसका मतलब है हम क्या कर सकते हैं इसको, ये आपका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ r/6, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ r/6। m कैंसिल करेंगे, ये इधर 2 रहेगा, उलट जाएगा, माइनस r/2 इंटू 1/3e, तो कितना हो जाएगा माइनस r/6। इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सर्कुलर डिस्क विद दिस मच होल मेड ऑन इन द ज्योमेट्री ऑफ अ सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क। सो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास क्या कहाँ होगा, एट माइनस ऑफ r/6। तो हमने x का डिस्टेंस कहाँ से लिया था, यहाँ, यानी कि इधर से आप इतना डिस्टेंस को आप r/6 कह सकते हो, इधर से ऐसे r/6 इधर कहीं होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क। क्लियर है? ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Well, let's discuss the second question. Second question is, of course, based on the concept of impulse of an impact force. So we know that, हम लोग क्या जानते हैं इम्पल्स के बारे में, आप सभी जानते हो, पढ़ भी चुके हो थियोरेटिकली, है ना। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम,
ठीक है, इम्पल्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये डिपेंड करता है, यानी कि जब हम लोग फोर्स का इम्पल्स का बात करेंगे तो चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, that into the time span will be the impact force। ठीक है ना, हम लोगों को क्या निकालना है, फाइंड द इम्पल्स ऑफ द इम्पैक्ट फोर्स। कारण यहाँ एक इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट दिया है। ऐसा दिया है कि एक पार्टिकल अगर मान लो एक सर्टेन हाइट एज मेंशन है 10 मीटर, ये 10 मीटर हाइट से एक एम मास का पार्टिकल मान लो 0 वेलोसिटी से गिरना शुरू किया, ठीक है, और वो 10 मीटर गिरने के बाद ऑब्वियस है कि उसमें एक तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होना चाहिए ना, तो लेट दैट स्ट्राइकिंग वेलोसिटी इज v। मान लिया कि v मीटर पर सेकेंड का उसमें स्ट्राइकिंग वेलोसिटी आया। कैसे आएगा, बिकॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ द वर्टिकल हाइट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, है ना, वेट है पार्टिकल का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें डाउनवर्ड मोशन होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वो नीचे उतरता जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब यहाँ से शुरू किया तो पोटेंशियल एनर्जी था वो धीरे धीरे डिक्रीज होते होते यहाँ तक 0 आया, तो ये जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में गेन हो गया, यानी कि mgh कहाँ गेन हुआ, कहाँ कन्वर्ट हुआ, हाफ mv² में, ये काइनेटिक एनर्जी आया। अब जब वो रिबाउंस करेगा, क्योंकि यहाँ कुछ तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होना चाहिए बिटवीन द बॉल जो कि ग्राउंड की तरफ गिर रहा है, बॉल और सरफेस के बीच में एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा, तो इसका मतलब अब वो रिबाउंड करेगा विथ समथिंग v डैश जो कि e टाइम्स द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होता है ना। तो हम लोगों को e का वैल्यू नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट v डैश को मैग्नीट्यूडिकली इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना कहा है कि वो रिबाउंड कर रहा है लूजिंग 75% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है जो उसका इनिशियल रिबाउंसिंग काइनेटिक एनर्जी होगा, इनिशियल रिबाउंसिंग काइनेटिक एनर्जी जो होगा, रिबाउंसिंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, वो क्या होगा 25%, यानी कि 1/4 ऑफ the kinetic energy with which it has strike the surface, half mv² उसका काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है, समझ रहे हो, हाफ mv² उसका काइनेटिक एनर्जी था, तो उतना काइनेटिक एनर्जी का 25% ही वो यूज करेगा क्या करने के लिए, रिबाउंस करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं हाफ mv² को mgh के साथ रिलेट कर दूं तो ये 1/4 mgh के बराबर का रिबाउंसिंग काइनेटिक एनर्जी उसमें इनिशियल इंस्टेंट पे होगा। इस इंस्टेंट का जो ke वैल्यू होगा, ठीक है, वो ke वैल्यू ड्यूरिंग द रिबाउंसिंग अपवर्ड जाने वक्त वो होगा 1/4 ऑफ mgh। यही काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए मान लो वो मैक्सिमम यहाँ तक जा पाएगा, गेनिंग अ सर्टेन हाइट h डैश, है ना, यानी कि फिर यही जो काइनेटिक एनर्जी है यही फाइनली 0 हो जाएगा, यानी कि दिस 1/4 mgh, यानी 1/4 mgh का जो काइनेटिक एनर्जी है यही फाइनली mgh डैश बन जाएगा। तो इसका मतलब है हमको फाइनली h डैश मिल गया, दैट इज द वर्टिकल हाइट अप टू which it can rebound, it is h/4, ठीक है। तो जैसे h/4 का वैल्यू हो गया, यानी कि इनिशियल ये 10 मीटर दिया था बाई 4, तो 2.5 मीटर मैक्सिमम हाइट वो उठ सकेगा आफ्टर रिबाउंस। तो हमारा एक्चुअल वो हाइट का चक्कर नहीं है, हाइट मेरे को जानना जरूरी नहीं है, मेरे को जरूरी है कि ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी और रिबाउंसिंग वेलोसिटी कितना है, यानी वही दो वेलोसिटी को जानने के बाद मैं चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो अब यहाँ क्या है, देखो यहाँ हम लोगों को देखना ये है कि स्ट्राइकिंग वेलोसिटी अगर वो h हाइट से गिरा, उसका मास हमको पता है, तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी जो था वो √2g h है, और जो रिबाउंसिंग वेलोसिटी v डैश था वो डेफिनेटली 2g
एच डैश है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि मास मेरे को पता है, मास पार्टिकल का मेरे को मास वैल्यू पता है, तो मैं इत्मीनान से चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूं ना, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम व्हेन पार्टिकल रिबाउंस, पार्टिकल जब रिबाउंस कर रहा है तब चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, मास इनटू स्ट्राइकिंग वेलोसिटी माइनस ऑफ माइनस वी डैश, यानी कि उसको प्लस कर सकते हैं, एम इंटू वी प्लस वी डैश, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एम इंटू वी और वी डैश, दोनों ये एक्सप्रेशन है, तो दोनों में से मैं √2gh अगर कॉमन ले लूँ तो m इंटू √2g दैट इंटू रूट अंडर h प्लस √h डैश, गॉट माई पॉइंट। √2gh को मैं √2g इंटू √h लिख सकता हूँ ना, तो √2g दोनों में कॉमन है, तो मेरे को m का वैल्यू पता है, g पता है, h और h डैश भी पता है, एंड इम्पल्स निकालना था, ठीक है। हम लोगों को इम्पल्स निकालना था, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो हम लोग मास इनटू चेंज ऑफ, मतलब इम्पल्स का सिंपल सा मतलब है चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हम लोग जो चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट किए मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी, कारण स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ये v प्लस वी डैश होने का मतलब समझ में आया ना, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी था v, रिबाउंसिंग वेलोसिटी v डैश, तो डायरेक्शन डिफर किया, तो डेल्टा v जो है चेंज इन वेलोसिटी वो v माइनस ऑफ माइनस वी डैश लिख सकते हैं, तो इसीलिए वो हो गया v प्लस वी डैश। तो इसीलिए हम लोगों का यहाँ मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी मोमेंटम एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इम्पल्स, हम लोगों को इम्पल्स ही निकालना है, सो दिस विल बी द कैलकुलेशन ऑफ दिस विल गिव यू द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ, यहाँ फोर्स ऑफ इम्पैक्ट अगर पूछता तो ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम आया, ठीक है, इसको अगर मैं 0.01 सेकेंड से डिवाइड कर दूं तो हमको फोर्स एक्सर्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इम्पैक्ट वो मिल सकता है, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर हम चेंज ऑफ मोमेंटम को ध्यान से समझ लो, अगर चेंज ऑफ मोमेंटम को गिवन ड्यूरेशन फॉर इम्पैक्ट से अगर डिवाइड करते हैं तो हमको फोर्स ऑफ इम्पैक्ट मिलेगा, और अगर मेरे को सिर्फ इम्पल्स पूछा जाता है तो दैट मीन्स इट इज़ द चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम लोगों ने चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया विच इज़ द वैल्यू ऑफ इम्पल्स हियर, राइट, ओके। वेल, लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करते हैं कि मान लो एक स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस ले लिया, ठीक है, एक स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस में कई आइडेंटिकल पार्टिकल ले लिया एट इक्वल सेपरेशन, ठीक है, इस तरह से इक्वल सेपरेशन पे पार्टिकल्स ले लिया, दोज आर ऑल आइडेंटिकल। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलते चलते यहाँ मान लो ये 50th मास रखा हुआ है, दिज आर ऑल आइडेंटिकल, ठीक है, दिज आर ऑल आइडेंटिकल, इट इज एब्सोल्युटली अ स्मूथ सरफेस, दिस इज टोटली अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो अगर इस स्मूथ सरफेस में मान लो ऐसा दे देते हैं कि ये v0 के स्पीड से मूव कर रहा है, द बॉल नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5 इस तरह से कंटिन्यूड अप टू 50th पार्टिकल इज देयर, taking all collisions perfectly inelastic, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टेकिंग ऑल कोलिजन्स परफेक्टली इनलास्टिक, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, what will be the velocity of 50th particle, 50th पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। तो सिंपल बात है कि चूंकि ये इनलास्टिक कोलिजन है तो हम लोगों को क्या पता है अबाउट इनइलास्टिक कोलिजन, दैट द पार्टिकल आफ्टर कोलिजन रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट
है ना। फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी के साथ जाके कोलिजन करेगा और आफ्टर कोलिजन दे विल स्टिक टू ईच अदर, दे विल अपीयर एज अ सिंगल ब्लॉक। तो इसका मतलब मैं अगर 1 and 2 के बीच में कोलिजन बात करूं तो बिफोर कोलिजन वो है mv0, जबकि आफ्टर कोलिजन वो मास जस्ट डबल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली है वेलोसिटी हाफ हो जाएगा v0/2। फिर मैं 1+2 एक सिंगल मास हो गया, वो जब थर्ड के साथ जाके कोलिजन करेगा तो अब उसका हो गया 2m × v0/2, ठीक है। वो अब हो जाएगा क्या 3m, क्योंकि 1+2 का 2m दैट विल स्टिक टू द थर्ड पार्टिकल 3m, और उसका न्यू वेलोसिटी क्या होगा v0/3। कारण अल्टीमेटली जो इनिशियल मोमेंटम था बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, वही मोमेंटम सिस्टम में कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टिकल का वेलोसिटी देख लो, जैसे उसका मास थर्ड पार्टिकल जैसे ही कॉन्टेक्ट में आया विद द फर्स्ट एंड सेकेंड, वो 3m हो गया, तो स्पीड हो गया v0/3। इसी तरह जब हमारा 1 से लेके 49th पार्टिकल और 50th के बीच में कोलिजन होगा, ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम जो है एकदम इनिशियल वाला mv0, ठीक है, एकदम जो इनिशियल का mv0 था वही फाइनली क्या हो जाएगा 50m × v0/50, सो दैट mv0 इज मेंटेन्ड सेम। पहला जो mv0 था वो लास्ट कोलिजन में भी उतना ही रहना चाहिए, बिकॉज इट इज अ स्मूथ सरफेस एंड all particles are identical, so the 50th particle must hold the momentum as same as that of the momentum possessed by the first particle on behalf of the system, यानी कि velocity of 50th particle हो जाएगा v0/50, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये भी मैं इसलिए करा दिया कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत हायर एंड का प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन मिस्टेक करके आ जाते हैं, या और आके फिर एग्ज़ाम से बाहर आके एग्जाम हॉल से बाहर आके कहते हैं अरे यार बहुत गजब का मिस्टेक कर दिया, बहुत सिली मिस्टेक कर दी, है ना। तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह उसीलिए हम लोगों को याद रखना चाहिए कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी हम लोगों को प्रैक्टिस में रहना चाहिए। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम्स बनाते बनाते एक बार फिर से मैं एक बात कह दूं कि आप लोग डेफिनेटली IIT जोन का मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, IIT जोन ट्यूटोरियल, और मैं इस वीडियो की लिंक में भी, है ना, मतलब डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप के जरिए आप चाहो तो मेरे साथ लाइव ऑनलाइन क्लास में जोड़ सकते हो, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, या अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ काफ़ी फ्री कंटेंट्स है फॉर डूइंग योर प्रैक्टिसेस फॉर वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स, आप उसका भी एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्टोर। हालांकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, लेकिन रेगुलरली कुछ स्पेशल वीडियोस मैं स्टोर सेक्शंस के लिए बना रहा हूँ। आप स्टोर विजिट करोगे तो वहाँ भी आपको कुछ कंटेंट दिखेगा। तो चलो 5th प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यहाँ जैसे हमने सभी कोलिजन इनलास्टिक कोलिजन का कर दिया, तो चलो 2 ब्लॉक के बीच में, है ना, अब सिंपल 2 ब्लॉक के बीच में एक दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं फॉर इलास्टिक कोलिजन। ये मान लो m है और इसको मैं m/2 कह देता हूँ, ठीक है। ये अब मैंने ले लिया फॉर इलास्टिक कोलिजन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, जेईई मेन और नीट के लिए आइडियल। इलास्टिक कोलिजन का मतलब आप समझते हो कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू इक्वल्स टू 1। अब ये 2 मास है, इसमें मैं इसका वेलोसिटी v0 दिया और मुझे पता करना है फाइंड वेलोसिटीज ऑफ 1 and 2, यानी ब्लॉक 1 and 2, ठीक है। मैंने जिसको मार्क किया है ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 आफ्टर कोलिजन। तो जिस तरह से आपने
दो आइडेंटिकल ब्लॉक के बीच में इलास्टिक कोलिजन देखा, अब वो दो डिफरेंट ब्लॉक के बीच में एक इलास्टिक कोलिजन का भी केस सॉल्व करते हैं। तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। तो एम वी नॉट इज द लीनियर मोमेंटम पॉसेस्ड बाय द ब्लॉक नंबर 1। ब्लॉक 2 का तो इनिशियल कोई मोशन नहीं है, तो इसका मतलब उसका मोमेंटम भी नहीं है। तो एम वी नॉट विल बी द इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ ब्लॉक 1 एज वेल एज फॉर द सिस्टम ऑफ 1+2, यानी दोनों ब्लॉक को लेके अगर मैं एक सिस्टम का बात करूं, जबकि वही मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट बॉडी का हो गया mv1, सेकेंड बॉडी m/2 v2, ये मान लिया मैंने वेलोसिटीज v1 और v2 मैंने दोनों पॉजिटिव रखा। इसका मतलब मेरा एजम्पशन है कि आफ्टर कोलिजन, जैसे ये बिफोर कोलिजन वाला केस है कि ये v0 के वेलोसिटी से जा रहा है ब्लॉक 1, और अगर मैं आफ्टर कोलिजन का डायग्राम को समझूं अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, तो आई एम टेकिंग इट v1 दिस वे और ये m/2 यानी कि ब्लॉक 2 उसका भी मैंने v2 ले लिया। अब आपको लग सकता है हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट बोथ ऑफ देम आर मूविंग फॉरवर्ड इन डायरेक्शन। ये पहला मास तो जनरल आइडिया में लगेगा कि हाँ तो रिकॉइल करना चाहिए, तो ठीक है मैंने कन्वेंशन ले लिया, एज्यूम कर लिया, ये फाइनल रिजल्ट तो है नहीं। अगर मेरा एजम्पशन गलत है तो v1 नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू में ही नहीं तय कर लेंगे कि कौन रिबाउंस होगा, ठीक है। तो सिंपल बात है कि जो डायरेक्शन में एग्जिस्टिंग मोशन है उसी डायरेक्शन में दोनों मास का मोशन एज्यूम कर लेते हैं। तो m1 का v1 मान लिया, m2 का v2 इसीलिए लिख दिया mv1 इज द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन एंड m/2 v2 फॉर द सेकेंड बॉल। तो हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। नाउ गोइंग टू द सेकेंड इक्वेशन using E is equal to v2 minus v1 by u1 minus u2, ठीक है, along perpendicular to the surface of collision। जिस सरफेस में कोलिजन होगा उस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं ये रिलेशन को लिख सकते हो। इसका मतलब है कि हमारा कोलाइडिंग सरफेस ये दिस इज द सरफेस, क्योंकि साइड टू साइड कांटेक्ट होगा तो यही ना सरफेस होना चाहिए, दोनों ब्लॉक का ये साइड वॉल आके टकराएगा, राइट। तो दोनों ब्लॉक का ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 का साइड वाइज अगर कोलिजन हो रहा है तो ये हो गया नॉर्मल सरफेस ऑफ कांटेक्ट, यानी कि मेरे को ये जो v2 माइनस v1 या u1 माइनस u2 यानी कि चारों वेलोसिटी कौन सा लाइन में लिखना है, इस लाइन में। आई मस्ट राइट डाउन ऑल 4 वेक्टर्स अलॉन्ग द हॉरिजेंटल लाइन, और चूंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो मैं लिख सकता हूँ E = 1। अब देखो मैं सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी v2 राइटवर्ड रखा माइनस v1 वो भी राइटवर्ड रखा डिवाइडेड बाई u1, फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी v0 लेकिन सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी 0 है। टेकिंग द सेकेंड बॉडी हैविंग नो मोशन गिवन, तो उसका जो u2 है वो 0 है, और मैंने u1 यानी फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी जो कि v0 दिया है राइटवर्ड, और मैंने इन दोनों का तो राइटवर्ड मोशन ही एज्यूम किया, तो v2 माइनस v1, ठीक है। ये माइनस कन्वेंशनल माइनस है, और प्लस वैल्यू ऑफ v2 माइनस प्लस वैल्यू ऑफ v1 ये लिख रहे हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं v0 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये कहाँ से आया, यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फार्मूला। ये फार्मूला लगा सकते हैं हर वो कोलिजन में जहाँ मेरे को खाली ई का वैल्यू पता होना चाहिए। अब दो इक्वेशन मेरे पास हैं 1 और 2। 1 में से तो मैं आसानी से m को अगर कैंसिल कर दूं तो वहाँ से इक्वेशन बनता है क्या, v0 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2, और जबकि सेकेंड इक्वेशन हमारा बना v0 इक्वल टू v2 माइनस v1, ये ना था अल्टीमेटली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। m को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो v1 कैन बी कैंसल्ड आउट, और तब मेरा बन जाता है 2v0 इज इक्वल टू v0 प्लस v0 बाई v2 प्लस v2 बाई 2, दैट इज 3/2 ऑफ v2। 3/2 ऑफ v2 हो गया, दैट इज 2v0
यानी कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू 4/3 ऑफ V0। V2 है 4/3 ऑफ V0, ठीक है। और जब V2 का वैल्यू 4/3 ऑफ V0 आता है तब V1 का वैल्यू क्या आना चाहिए? यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम इक्वेशन 2। तो V1 को मैं लिख सकता हूँ V2 माइनस V0 फ्रॉम इक्वेशन 2। कहाँ से लिख रहा हूँ मैं? इक्वेशन 2। V1 को इधर लाएंगे तो V0 उधर जाएगा, तो V2 माइनस V0। तो देखो V2 का वैल्यू कितना आया? 4/3 ऑफ V0 माइनस V0, 4/3 ऑफ V0 माइनस V0। तो इसका मतलब ये कितना आया? V0/3। तो इसका मतलब पता चला कि V1 और V2 दोनों ही पॉजिटिव आया, यानी कि असम्पशन सही था कि दोनों पार्टिकल maintaining the same direction of motion, though first one is moving rightward, second one had no motion at all, it was at rest। second body m/2 मास का जो था वो रेस्ट में था, लेकिन इलास्टिक कोलिजन होने के बावजूद भी फर्स्ट बॉडी रिबाउंस नहीं किया, भले ही उसका मोमेंटम डेफिनेटली रिड्यूस हुआ क्योंकि वो खुद m/V0 इतना m/V0 का मोमेंटम कैरी कर रहा था और उसमें से वो कुछ लॉस किया, उसका न्यू मोमेंटम हो गया m/V0/3, ठीक है। और सेकेंड बॉडी का हो गया 4/3 m/V0, ठीक है। यानी कि जितना मोमेंटम फर्स्ट बॉडी ने लॉस किया सेकेंड बॉडी ने उतना ही मोमेंटम गेन कर लिया। तो फाइनल वेलोसिटीज क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज V0/3 एंड द सेकेंड बॉडी इज 4V0/3। बोथ आर मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इन द एग्जिस्टिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ अगर आपको जैसे मान लो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न्स लाने के लिए क्या कर सकता है? पूछ सकता है कि व्हाट इज द परसेंटेज गेन इन वेलोसिटी, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस इन वेलोसिटी। तो सिंपल सा बात है, पार्टिकल 1 का लॉस हुआ, आप लॉस इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वेलोसिटी इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज लॉस मिल जाएगा। उसी तरह पार्टिकल 2 का जो कि इनिशियल कोई मोमेंटम था ही नहीं, ठीक है, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज टोटली गेन, राइट ना। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज लॉस या परसेंटेज गेन के बारे में अगर पूछे तो भी बता सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये दो इक्वेशन प्रॉपरली लिख पाना है एंड देन सॉल्विंग देम यू कैन इजीली गेट द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। तो इस तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ E=1 के लिए नहीं, बल्कि E का कुछ भी वैल्यू दे दे आपको, एनीथिंग अदर देन 1, है ना, आप उसके लिए भी इसको इत्मीनान के साथ यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह आप अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़े तो मैं एश्योर करता हूँ आपको कि आप डेफिनेटली न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी आपका ग्रो करेगा, और वही एकमात्र तरीका है, पाथ है, जिसके सहारे आप अपना फिजिक्स प्रिपरेशन को एक रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड पे पहुँचा सकते हो, ठीक है, जहाँ तक जेईई मेन और नीट या इवन आईआईटी को क्रैक करने का सवाल है। आप अगर सोचोगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ, है ना, ABCD लेवल का ही प्रॉब्लम करूंगा क्योंकि वो मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ और मैं सिर्फ उस क्वेश्चन को बढ़िया समझता हूँ, तब आपका जेईई, क्योंकि आपको जेईई लेवल तक पहुँचना है ना, आपका कंफर्टेबिलिटी मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि जेईई या नीट का जो लेवल है उस लेवल में आप कंफर्टेबल है कि नहीं, या आप उस लेवल तक खुद को ले जा पाते कि नहीं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आपसे लाइक और सब्सक्राइब का उम्मीद करता हूं, और उम्मीद करता हूं आप चैनल को सपोर्ट करेंगे ताकि हम लोग आगे आपके साथ और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो डिस्कशंस कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।